हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट 6 का डी पार्ट स्टार्ट करेंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास वो आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? बेसिकली ये क्या है, एक तरह का कन्वेक्स लेंस है आपके पास जो कि क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को आपको बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो यही लिख रखा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब इंस्ट्रूमेंट बोल दिया, सिर्फ ये किसको इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है? कन्वेक्स लेंस को ही इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जैसे पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको ढंग से दिखते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर उसके लिए एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। वो आपने देखा होगा इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ से उसे पकड़ते हैं और यहाँ पर लगा होता है कन्वेक्स लेंस, तो वो पेपर को पढ़ते हैं उससे। ठीक है ना, ताकि वो छोटे जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएं, थोड़े बड़े करके उनको दिखाई दें। समझ रहे हो? तो एक्चुअली में है क्या, ये एक तरह से बस इंस्ट्रूमेंट किस तरीके का है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लार्ज करके आपको दिखा रहा है, बस इतनी बात है। ठीक है, तभी लिख रखा है विच इज़ यूज टू सी द लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? अब देखो इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या चीज़ है ये। देखो कन्वेक्स लेंस है नॉर्मली, तो कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये कन्वेक्स लेंस बना दिया हमने इस तरीके से, और ये इस कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हम रे डायग्राम बना रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस कन्वेक्स लेंस का सेंटर हो गया। ठीक है, और इसके जो फोकस होंगे वो यहाँ बना देते हैं हम। ये एक फोकस ये रही और एक फोकस यहाँ पर ये रही आपके पास। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है। देखो जब भी आप जैसे पेपर पढ़ रहे हो तो कैसे होगा, लेंस बिल्कुल पेपर के पास ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि जो वो वर्ड्स हैं उस लेंस के पास होंगे। समझ रहे हो? तो यानी कि जो मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो लेंस के पास करना है। ठीक है, और वो कहाँ पर होगा? फोकस और ये सेंटर के बीच में। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, कहाँ पर? फोकस और सेंटर के बीच में। क्लियर है? अब आपको अगर याद है रे डायग्राम के रूल्स, उसमें क्या होता है कि अगर पैरेलल जा रही है एक रे, पैरेलल रे जा रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास आउट होती है? फोकस में से। तो यहाँ से हम इसको फोकस में से पास आउट कर देंगे इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? दूसरा रूल, अगर हम इसके सेंटर से पास करेंगे रे, तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, क्योंकि यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रही है ना, लेंस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके सेंटर से अगर जाएगी ये, तो क्या होता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, ये स्ट्रेट पास कर जाती है इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और जब हम इसको बैक ट्रेस करेंगे, अब ये इधर तो कहीं मिल नहीं सकती। ठीक है, तो बैक ट्रेस अगर करेंगे हम यहाँ पर, देखो इसको इस तरीके से, और यहाँ से ये इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हो इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया। देखो कैसे, यहाँ पर ये इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी इस तरीके से। अगर ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन उसको उसने बड़ा करके दिखा दिया। ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ ये न्यूज़पेपर है और ये वर्ड्स हैं उसके। ठीक है ना, और इस साइड क्या है आपके पास, ये आइज़ हो गई आपकी। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट छोटा है, इसको इसने बड़ा करके दिखाया। समझ रहे हो बात को? और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको न्यूज़पेपर वाला, यहाँ वर्ड्स हैं वो छोटे हैं, तो वो वर्ड्स छोटे की बजाय अब कैसे दिखेंगे? बड़े दिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, समझ में आई है कहानी कि कैसे बनाया है ये हमने डायग्राम? ठीक है, तो ये था इसका रे डायग्राम, जिसमें आपको ये समझ में आ जानी चाहिए ये चीज़ कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैसे दिखा रहा है, ये बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो थ्योरी में यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। देखो, A simple microscope consists of a convex lens था, and the object is placed between the focus and the center of the lens. Focus and center of the lens के बीच में हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को। तो क्या हुआ? So as to obtain virtual magnified image, मैग्नीफाइड ही हो रही है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कितनी रेशो में आपकी जो इमेज है वो बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए बोला है इसने कि obtain virtual magnified image ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। समझ रहे हो? मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है आपको ऑब्जेक्ट की, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रही है। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैग्नीफिकेशन। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन बोल दो, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोल दो, मैग्नीफाइंग पावर बोल दो। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। क्लियर? तो मैग्नीफिकेशन में देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई। आईज पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है इमेज का, और एंगल सबटेंड जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का। क्लियर? तो यानी कि वो रेशो है किसकी? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है आपके पास? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होती है। अगर ये हम कहें ये इमेज और ये साइज ऑब्जेक्ट का, या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से ये रेशो ही तो बताता है, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, कितना मैग्नीफाइड है इमेज रेशो में। जैसे मान लो ये 1/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 0.5
यानी कि वैल्यू जो है वो कम है, तो यानी कि जो इमेज है वो छोटी बनी है हमारी। मैग्नीफिकेशन क्या है 0.5, हाफ है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उससे मैग्नीफिकेशन क्या हो गई, इमेज की हाफ हो गई। अगर ये ऐसे होता, m की वैल्यू आती 3/2, तो मतलब 1.5 आ जाता। तो इसका मतलब क्या होता है ये कि 1.5 टाइम्स क्या है, बड़ी है इमेज, मैग्नीफाइड है। समझ रहे हो ना बात को, ये सब मैंने आपको बताई हुई है मैग्नीफिकेशन में बातें। चलो मेन कहानी पे आते हैं कि ये जो इसमें बोलता है मैग्नीफिकेशन में कि जो रेशियो है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये क्या है कहानी, इसको समझते हैं। देखो जरा यहाँ पर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज कहाँ है, ये है हमारी इमेज, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा आपके पास, क्लियर। तो ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज का ये वाला एंगल, ठीक है ना, कितना, बीटा मान लो ये वाला, ठीक है। बीटा एंगल हो गया सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज क्योंकि ये है तो यहाँ से एंगल देख लो, आइस पे जो पड़ रहा है वो कितने एंगल पे है, बीटा पे, क्लियर। अब दूसरा क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का एंगल। अब ऑब्जेक्ट का एंगल आपको लगेगा ये रहा, ये है ऑब्जेक्ट, तो यही वाला एंगल बन जाएगा आपके पास, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखो आपको जो कंपैरिजन करने होते हैं वो एक ही जगह से करने होते हैं एंगल्स के, ठीक है। देखो जैसे इस जगह पे इमेज है, तो इमेजिन करो ऑब्जेक्ट इस जगह पे होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे, क्योंकि सिर्फ ये एंगल के लिए कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, एंगल के, क्योंकि एंगल के कंपैरिजन एक ही रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए आपका। अगर इमेज का ये है तो ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस पॉइंट यही लेके हम कंपैरिजन कर सकते हैं एंगल्स के बीच में। समझ रहे हो बात को, देखो कैसे, जैसे मान लो ये इसके पैरेलल होगी तो हमने ये यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम देखें इस तरीके से लगाएं अगर ये, ठीक है, क्योंकि आइस के लिए रेफरेंस पॉइंट हमने ये लेंस का ही लिया है, ठीक है, यहाँ से। तो ये बीटा तो ये था, तो ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला अल्फ़ा हो जाएगा। क्या समझ में आया, अल्फ़ा कौन सा एंगल, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर लेकर मानना है, जहाँ इमेज थी, क्योंकि एक ही रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हमारा इमेज का और ऑब्जेक्ट का एंगल्स के लिए, तभी कंपैरिजन होंगे ना। क्योंकि देखो एक नॉर्मल सी चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर यही बिल्डिंग मैं ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, और यहाँ हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाला एंगल बना हमारा, जैसे मान लो इसके साथ, ठीक है। अब एक छोटी बिल्डिंग है, उसका एंगल भी मुझे इसी प्लेस पे देखना है, ठीक है। मान लो छोटी बिल्डिंग इतनी है, ठीक है, तो छोटी बिल्डिंग का एंगल ये बनेगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो, बड़ी बिल्डिंग का एंगल और छोटी का एंगल। लेकिन एंगल्स में जो कंपैरिजन करूँगा कि मैं बड़ा है या छोटा है, वो हाँ कैसे करूँगा कि बिल्डिंग को उसी पॉइंट पे रखें हम, एक बड़ी बिल्डिंग का एंगल देखें और एक छोटी बिल्डिंग का एंगल, तो वो एंगल का कंपैरिजन कैसे होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, और इमेज यहाँ बनी है, लेकिन एंगल्स के कंपैरिजन कब होंगे, जब दोनों एक ही जगह हम मान के चलें, ठीक है। तो इमेज का जो एंगल था वो बीटा था ये, और ऑब्जेक्ट का जो एंगल है, अगर ऑब्जेक्ट का यहीं से हम बनाते हैं एंगल तो उतना ही बन जाता वो, तो जितना इमेज का था, तो फिर डिफरेंस क्या रहा, समझ रहे हो ये बात। तो हमें ऑब्जेक्ट के लिए अगर एंगल ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट को भी कहाँ लेकर जाएंगे, किस पॉइंट पर लेकर जाएंगे, इमेज वाले पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे, फिर हम एंगल बनाएंगे, तो वो जो होगा वो एंगल देखेंगे कि क्या है। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि एंगल्स के कंपैरिजन देखने हैं हमें। चलो क्लियर हो गई होगी बात ये, ठीक है। तो बीटा और अल्फ़ा है हमारे पास ये एंगल, तो बीटा कौन सा एंगल हो गया, इमेज के लिए, और अल्फ़ा कौन सा एंगल हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए। और इसका नाम हम अलग दे देते हैं, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, ये A' ऊपर था तो इसको A1 लिख देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यही लिख रखा है यहाँ पर भी, m में, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो यही थी, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, रेशो थी ना इनकी, ठीक है। तो इमेज का एंगल क्या था, बीटा, वो देख लिया हमने, और ऑब्जेक्ट का एंगल जो था वो अल्फ़ा था। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एंगल्स के कंपैरिजन कहाँ होंगे, एक ही रेफरेंस पॉइंट से होंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमें स्टडी करनी है वो दो केस की स्टडी करनी है। पहला देखो जो केस है हमारे पास वो क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन। जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो नियर द पॉइंट हुई है या डिस्टिंक्ट विजन पे हुई है। डिस्टिंक्ट विजन जो है इसी को हम नियर पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है आपको, तो कंफ्यूज ना होना। तो ये होता क्या, नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, देखो ये क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस हमारी आइज़ से जहाँ पर हमें चीज़ें क्लियर दिखती हैं। जैसे आप नॉर्मली एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर दूरी पे आपको बहुत क्लियर आप पढ़ पाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पास ले आओगे, ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा पास ले आओगे बुक को तो आपको स्ट्रेस सा पढ़ना शुरू होता है, बहुत अच्छे से आप नहीं पढ़ पाते हो, और कई बार तो धुंधला भी दिखाई देता है, ठीक है, या आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो हम बात करते हैं कि जो डिस्टिंक्ट विजन होगा, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा हमारी आइज़ से जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिख सकें, वो क्या होता है, ठीक है। तो वो हमारा डिस्टिंक्ट विजन होता है, और वैसे मैं आपको बताता हूँ वो होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी हमारी आइज़ से, ठीक है। तो देखो अब आपको पता भी है ये सब चीज़ें,
सेंटर से ये देखो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी दूरी कितनी होती है, ये हमारे पास इसको u से लिखते हैं हम, और जो ये इमेज है इसकी दूरी को हम किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास दूरी, ठीक है, इसको हम कितनी मान के चल रहे हैं, जो इमेज आई है हमारी वो कितनी दूरी पे है, डिस्टिंक्ट विजन पे है, यानी कि जिसको हम d से लिखते हैं, और 25 सेंटीमीटर होता है एक्चुअली में। क्लियर है, तो चलो इसको हम करते हैं सबसे पहले। तो ये तो हमें पता चल गया m क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर स्मॉल एंगल्स हों, फॉर स्मॉल एंगल्स जो m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ tan बीटा, और अल्फ़ा के लिए मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। ये मैंने पहले भी आपको बताया है जब हमने टॉपिक किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस वाले, ठीक है, उनमें बताया था मैंने ये बात आपको। ठीक, फिर भी एक बार वो बता देता हूँ आपको। देखो, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है कि जिसमें हम कहते हैं स्मॉल एंगल्स, जैसे लिमिट इसकी थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा इक्वल टू थीटा इंटू 1 थीटा, ये चीज़ हो जाती है। पता है ये बात, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी कि स्मॉल एंगल्स की कहानी है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो थीटा इंटू 1 थीटा हो गया यहाँ से। तो इसी तरीके से थीटा की जगह क्या हो जाए यहाँ बीटा, तो बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं tan बीटा, और ऐसे ही अल्फ़ा हो जाए तो क्या लिख सकते हैं हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो tan बीटा, देखो tan बीटा, बीटा देखो कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, ये बीटा। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, a डैश b डैश c में, a डैश b डैश c में। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर ये बीटा है और tan बीटा, tan किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो p देखो क्या है यहाँ पर, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 है, 90 के सामने वाली लाइन क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस। तो जो बची लाइन वो क्या हो गई, बेस। तो यानी कि इस एंगल के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज़ a डैश b डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं a डैश b डैश, देखो यहाँ लिख दिया मैंने, ये a डैश b डैश अपॉन में tan बीटा के लिए। ठीक है, और बेस है, बेस क्या है हमारे पास, ये b डैश c हो जाएगा। ठीक है, b डैश c, समझ रहे हो ना, कौन सा ट्रायंगल में, a डैश b डैश c, क्योंकि tan बीटा यहाँ ही बन रहा है। ठीक है, तो दो लाइनें ये वाली ले ली, और इनको जो मिला रही है वो कौन सी है, a डैश b डैश। तो ऐसे आपने ट्रायंगल देखना है, और परपेंडिकुलर और बेस आपको पता चलेंगे किस तरीके से, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये 90 है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, तो जो बची लाइन वो क्या होगी, बेस होगी। क्लियर है। tan अल्फ़ा के लिए ऐसे ही कर लो, tan अल्फ़ा के लिए देखो कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, a1 b डैश c वाला। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, a1 b डैश, तो हम यहाँ लिख देते हैं a1 b डैश अपॉन में, और बेस क्या होगा इसका, b डैश c होगा। तो बेस लिख देते हैं हम यहाँ पर, दिख रहा है ये, ठीक है, b डैश c लिख देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई परेशानी इसमें। अब देखो ज़रा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये इस तरीके से लिखेंगे ना हम, यहाँ पर देखो इसको, a डैश b डैश अपॉन में b डैश c, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चल जाएंगे, b डैश c अपॉन में क्या आ जाएगा, a1 b डैश। तो b डैश c से b डैश c कैंसिल, मैं यहाँ पर डायरेक्ट काट रहा हूँ इसको। ठीक है, क्या बचा आपके पास, ये a डैश b डैश अपॉन में क्या बच गया, a1 b डैश। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब देखो यहाँ पर a डैश b डैश आ गया, और ये a1 b डैश जो है, क्या मैं इसको a b लिख सकता हूँ, क्यों, देखो यहाँ पर डायग्राम में ये जो a1 b डैश है, ये हमने इसके पैरेलल ही तो ली थी, a b जो था ये आपके पास। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट था, तो यहीं पर हमने क्या ले ली, एक लाइन ली जो कि पैरेलल ले ली नीचे वाली लाइन के। ठीक है, तो यानी कि इधर क्या है, इतनी ही बनेगी आपके पास। ठीक है ना, तो जितना a b है उतना ही a1 b डैश है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 b डैश जो है आपके पास, ये वाला जो a1 b डैश है, ये किसके सिमिलर है आपके पास, a b के। तो हमने यहाँ पर a b लिख दिया इस तरीके से। समझ रहे हो चीज़ों को, बताओ, आया समझ में। तो ये m अब हो क्या गया, अगर यहाँ से हम देखें, a डैश b डैश है क्या, देखो ध्यान से, a डैश b डैश क्या है, साइज़ किसका है, इमेज का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m क्या आ गया हमारे पास, साइज़ ऑफ इमेज, यही होती है नॉर्मल मैग्नीफिकेशन। और a b क्या है हमारे पास, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये तो मैग्नीफिकेशन आपको पता ही थी, तो ये तो हमें नहीं निकालनी है। ठीक है, लेकिन इनका यूज़ होने वाला है, इस वजह से इस तरीके से हम कर रहे हैं ये। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें, यहाँ पर जो ट्रायंगल है, आप देखना इसमें ध्यान से, ये आपने लेंस फार्मूला में भी किया है इस तरीके का काम। देखो जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पर, नाउ ट्रायंगल a डैश b डैश c एंड a b c आर सिमिलर। देखो ये सिमिलर है, इस तरह का हमने काम किया था लेंस फार्मूला में भी।
कौन से, ए डैश बी डैश सी, देखो ए डैश बी डैश सी ये वाला ट्रायंगल और एक ए बी सी वाला ट्रायंगल। इनमें देखो ये सिमिलर कैसे हैं, ये मैंने वहाँ भी आपको बात बताई थी। देखो एक तो एंगल कॉमन हो गया, ये सी वाला तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ए डैश बी डैश सी में भी और ए बी सी में भी आ रहा है, तो एक तो कॉमन हो गया। दूसरा एक में 90 है और इधर भी 90 है, ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, और जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तीसरा अपने आप इक्वल होता है। तो यानी कि कौन से क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुए हैं, एंगल 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 प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुए हैं। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो बस हमें ये नहीं बताना कि क्यों हुए हैं, बस आपने लिख देना कि ये सिमिलर है, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी क्या होगी, इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ए डैश बी डैश सी है तो इसकी साइड ये वाली ए डैश बी डैश वाली, और साथ में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन में, और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड कौन सी होगी, ए बी। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो हो गई, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली हमने इनकी, और इनकी रेशो इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो कैसे, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज़ इक्वल टू में, अब देखो ये इस वाले ट्रायंगल की देखो कौन सी आ गई साइड, बी डैश सी, तो ये बी डैश सी लिख देते हैं यहाँ पर, और नीचे वाले इसमें वाले ए बी सी ट्रायंगल की साइड कौन सी है, ये बी सी वाली ले ली हमने, ठीक है। यही दो ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ट्रायंगल्स में ये भी हमें पता है कि क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और नीचे वाले डिस्टेंसेस भी पता होते हैं, ये हाइपोटेन्यूज नहीं पता होती हमें इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, बताओ। अब इनको जैसे हम ए बी ऊपर भी लिख सकते थे, ए डैश बी डैश नीचे, या बी सी ऊपर बी डैश सी नीचे, इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि ए डैश बी डैश बाई ए बी किसकी वैल्यू है हमारे पास, एम की वैल्यू है। अभी आया ये देखो नीचे, ए डैश बी डैश बाई ए बी किसकी वैल्यू है, एम की, तो यहाँ पर हम एम की वैल्यू रख देंगे इसको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ ए डैश बी डैश बाई ए बी को क्या लिख दें, एम, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एम इज़ इक्वल टू में, ये क्या बचा आपके पास, बी डैश सी अपॉन में बी सी। अब देखो बी डैश सी अपॉन में बी सी, यहाँ से देखो बी डैश सी ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, वी है, तो हम यहाँ वी लिखते हैं, और बी सी की वैल्यू देखो कितनी है, यू है, बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास यू। अब ये दोनों की इसमें रहेंगे माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका डिस्टेंस भी माइनस में, ये सब पता है आपको, ठीक है। तो जो m की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके पास v बाई यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, इसका यूज़ होगा अभी देखना, ये वैसे भी आपको पता ही था पहले मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस वाले टॉपिक में कि m इज इक्वल टू में क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड m इज इक्वल टू v बाई यू भी होता है, ये भी पता था आपको, क्लियर है। अब देखो हमें जो निकालना है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए निकालना है फॉर्मूला, तो देखो कैसे निकलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, 1/f इज इक्वल टू में होता है 1/v माइनस में 1/u, ये फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है। इस फार्मूले को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाई v। अभी देखना क्या होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v। तो देखो v से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा v/f इज इक्वल टू में, यहाँ v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v/v आ जाएगा, और यहाँ भी होगा तो ये v/u आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। इसके ब्रैकेट के बाहर अगर मैं v लगा देता, v से मल्टीप्लाई, तो v यहाँ भी आता और v यहाँ भी आता, इस तरीके से बनता। अब ये तो कट गया, देखो v/f इज इक्वल टू में ये आ गया 1 माइनस, अब ये v/u है, v/u किसकी वैल्यू है देख लो यहाँ से, m की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम m। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, आगे का पार्ट इधर करते हैं, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब देखो जरा ये वैल्यू आ गई ना आपके पास, v/f इज इक्वल टू में 1 माइनस m। देखो ये माइनस m इधर जाके प्लस का m हो जाएगा, और ये 1, और ये v/f इधर प्लस का उधर जाके माइनस का v/f हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो ये आई है आपके पास मैग्नीफिकेशन इसकी सिंपल माइक्रोस्कोप की। लेकिन इसमें भी अभी आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए करना है, ठीक है। तो ये v की जो वैल्यू है इसको हम क्या ले लेंगे, d ले लेंगे, समझ रहे हो। ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया आपके पास। यहाँ पर अब v की वैल्यू को क्या ले लेंगे हम, d लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो m इज़ इक्वल टू में 1 माइनस में v की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये जो v है आपके पास ये कितना ले रहे हैं हम, यहाँ पर d की ले रहे हैं इसकी, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन का केस कर रहे हैं, यानी कि d मतलब आपको पता है डिस्टिंक्ट विजन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से आपको क्लियर दिखता है जो इमेज बन रही है अब जो ये आपके पास, ठीक है। तो d हो गया डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर है। तो यहाँ पर जब d वैल्यू पुट करेंगे तो ये v की वैल्यू है, ठीक है, और ये एक फार्मूला बन रहा है, और v की वैल्यू जो है वो d है। तो यहाँ पर हम कैसे रखेंगे d को, माइनस में ही रखेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, समझ रहे हो। एक तरह से वैल्यू होगी ना v की, जैसे फॉर्मूला आता है आपके पास, उसमें जब वैल्यूज़ पुट करते हो तो देखते हो ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है और
जो डी है ये क्या आएगा इसमें फिर माइनस का आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1 प्लस में d/f। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये फॉर्मूला आया है आपके पास किसके लिए? डिस्टिंक्ट डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, जो इमेज है वो कहाँ है? नियर है। क्लियर? और इसको ये हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट डिवीजन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो आप तो लिख भी देना कि v इक्वल टू क्या लिया है आपने? माइनस का d लिया है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं हम केस सेकंड की, जो कि है कि जिसमें इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो इन्फिनिटी पे होगी, और इसको देखो नॉर्मल विजन भी बोलते हैं हम। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम हो जाता है आपके पास रिलैक्स्ड आई। क्या हो जाता है? रिलैक्स्ड आई। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था हमारे पास? नियर पॉइंट, तो यहाँ हो गया इन्फिनिटी। और जैसे यहाँ था डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ हो गया नॉर्मल विजन, और साथ में ये कौन सा हो गया? रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई क्यों बोल रहे हैं? देखो, जब कोई चीज़ दूर होती है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, बहुत दूर है जैसे कोई चीज़, ठीक है, तो आप उसको नॉर्मली देखते हो ना। ठीक है, तो आपकी आइज़ पे कोई स्ट्रेस पड़ता है किसी भी तरीके का? नहीं पड़ता, एकदम रिलैक्स्ड होती हैं आई। इसलिए इसको हम नॉर्मल विजन भी कह रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्मली आप देख रहे हो कोई चीज़ दूर है पर्टिकुलरली। ठीक है ना, अब देखो दूर भी कितना, एक नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा दूर हो गया अगर, ठीक है, उसको भी हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है ना, दूर से भी कोई चीज़ आ रही हो तो आपको दिखती है ना, तो ये क्या होता है? हमारा नॉर्मल विजन होता है। क्लियर है? अब इसका भी देखो रे डायग्राम बनेगा। अगर ये वाला रे डायग्राम आपने देखा है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी बनेगा। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस, और ये भी इसका फोकस। अब देखो इमेज जो फॉर्म्ड होगी इन्फिनिटी पे वो कैसे होगी? जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस्ड करोगे फोकस पे, तो इस तरीके से एडजस्ट करना है आपने लेंस कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ जाए? फोकस पे हो। तो फोकस पे देखो किस तरीके से, ये जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास फोकस पे, जिसको हमने नाम दे दिया AB। क्लियर है? अब देखो इसमें भी वही रूल्स लगेंगे। ये रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से निकलेगी ये? फोकस से। तो इस तरीके से ये फोकस से निकल जाएगी। समझ रहे हो? दूसरा हम कहाँ से निकाल रहे हैं इसमें? सेंटर से। तो देखो सेंटर से भी निकाल देते हैं इस तरीके से। तो देखो ये सेंटर से जब रे जा रही है तो सेंटर से ऐसे स्ट्रेट पास हो जाएगी, और ये देखो पैरेलल जा रही है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी पे। तो देखो जैसे मान लो ये आईज हैं आपके पास यहाँ, ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या? इधर तो कहीं मीट नहीं करेंगी ये, ठीक है, ऊपर भी कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, दूर बन रही है। ठीक है, और इसको भी जैसे मान लो हम इस तरीके से बैक ट्रेस करेंगे तो ये डॉटेड लाइन इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? अब देखो जरा इसमें सेम चीज़ है, इसमें भी अगर हम देखें मैग्नीफिकेशन के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज रेशियो जो होती है हमारी, वो क्या होती है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ से देखो ये जो है आपके पास ये चीज़, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रही होगी, मतलब ये जो रेज हैं, ठीक है, अब इन्फिनिटी तक जा रही होंगी तो हमें वहाँ तो नहीं पता कि कहाँ तक जा रही होंगी। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे? एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल लेते हैं, वो भी अपना कौन सा? डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला। ठीक है, उससे क्या होगा देखना अभी, जैसे मान लो ये मैंने कहा, लेट्स सपोज कर लिया कि ये जो इमेज है डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बन रही है इतनी दूरी पे। ठीक है, यहाँ पर इतनी दूरी पे मैंने मान लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है? D है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो जो एंगल सबटेंडेड होंगे वो कैसे बनेंगे? देखो एंगल सबटेंडेड हमें पता है ये वाली लाइन के साथ कहीं भी ऊपर जा रही होगी जहाँ पर इमेज बन रही होगी, ठीक है, तो वो एंगल कितना होगा? ये वाला ऐसे ही बनेगा, यही लाइन जा रही है क्योंकि इन्फिनिटी पे, बीटा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब फिर वही कहानी आ जाती है कि अगर ये वाले ऑब्जेक्ट पे एंगल लेंगे हम अल्फ़ा, तो फिर यही एंगल बन जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले लिया? डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला ले लिया कि इमेज यहाँ है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमारी लाइन तो वही है, देखो ना एंगल वाली लाइन तो वही जा रही है ना, इसके साथ भी इतना ही एंगल बन रहा है, और जहाँ पर एक्चुअल में होगी वो उसके साथ भी यही एंगल बन रहा है। समझ? तो ये हमने लेट सपोज किया कि यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि एंगल तो इसके साथ भी वही बन रहा है, और जो इन्फिनिटी पे होगी इमेज एक्चुअल में वहाँ भी यही बन रहा होगा, क्योंकि ये देख लो ना ये लाइन ऐसे ही जा रही है और ये लाइन ऐसे ही जा रही है। समझ? तो यहाँ पर इसके साथ भी यही बनेगा, वहाँ भी जो एक्चुअल में होगी इमेज इन्फिनिटी पे वहाँ भी यही बनेगा। ठीक है, अब इसको अगर हमने रेफरेंस पॉइंट लिया तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट के लिए भी यही लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो कंपैरिजन होते हैं वो एक ही रेफरेंस पॉइंट से होते हैं। तो अगर हम इसके पैरेलल यहाँ लगाएं ये चीज़, ठीक है, तो ये वाला बनेगा आपके पास पॉइंट, और ये बन जाएगा आपके पास A डैश B डैश, तो हो गया जैसे A1, और ये आपके पास B डैश हो जाएगा इस तरीके से। समझ रहे हो? वैसे ही मान लिया जैसे यहाँ माना था A1 B डैश। क्लियर है? इस तरीके से मान लिया हमने। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो जो एंगल बनेगा वो यहाँ C से बनेगा, इसमें इस तरीके से, तो ये एंगल हो गया आपके पास अल्फ़ा इसके साथ। अब समझ में आ रही होगी कहानी? देखो ना आप खुद सोचो, ये बीटा अल्फ़ा एक ही रेफरेंस पॉइंट से लेना है ना हमें, तो यहाँ तो हमें पता चल रही थी कि इमेज यहाँ बन रही है, इसमें तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें वो रे पता चल गई है,
जो सी जा रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो उसके साथ हमने कहीं भी ये बना के एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जिसको हमने पर्टिकुलर, हमें पता है कि डिस्टिंक्ट डिवीजन हमें पता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो कंसीडर कर लिया सिर्फ, ठीक है। सिर्फ कहानी किसके लिए, ये बीटा अल्फा हमारे एक ही रेफरेंस पॉइंट से होते हैं, और यहाँ रेफरेंस पॉइंट हमें लेना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इमेज तो बन रही है इन्फिनिटी पे, वो हमें पता नहीं कहाँ बन रही होगी, ठीक है। तो इन एंगल्स के लिए हमने क्या किया, इसको मान लिया कि डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए हम कर लेते हैं, ताकि रेफरेंस पॉइंट हमारा आ जाए और बीटा अल्फा का कंपैरिजन आ जाए। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो आपको नॉर्मली पता है एम क्या होता है हमारे पास स्मॉल एंगल्स के लिए, वैसे तो बीटा बाई अल्फा होता है, और स्मॉल एंगल्स के लिए tan बीटा हो जाता है और tan अल्फा हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है यहाँ पर की है आपने, ठीक है। अब देखो tan बीटा देखना है इसमें, tan बीटा क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो tan बीटा अगर हमें करना है तो हम ये वाला ले लें ट्रायंगल, ये वाला, देखो ना अभी पता चल जाएगा आपको कि क्यों लिया है ये। देखो बीटा जो एंगल है वो इसमें भी यही बन रहा है, और अगर बड़े वाले में लेंगे तो ये भी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये नहीं है ना, समझिए, तो हमने लेट किया है, तो मैं बीटा के लिए ये भी कंसीडर कर सकता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो बीटा के लिए अगर ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया इसमें ए बी, और बेस जो है वो ये बनेगा सी एफ, ये वाला। तो ये सी एफ है कितना, फोकस पे है, देख लो ये दूरी कितनी होती है, एफ फोकल लेंथ होती है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अपॉन में tan अल्फ़ा, अब tan अल्फ़ा ये वाले इसके साथ बन रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो tan अल्फ़ा के लिए देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना बन गया है हमारे पास, a1 b डैश अपॉन में, और बेस कितना है हमारे पास, हमने ये d लिया v को, तो ये d आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो कहानी, ठीक है। अब देखो इसमें a डैश और ये a1 b डैश जो है ये आपके पास, ये ab के इक्वल है, ये देख लो ab के इक्वल है ये, ठीक है। तो देखो ये ab बाई एफ, और a1 b डैश भी मैं a b लिख सकता हूँ, और ये d, और यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ ये कि a1 b डैश जो है ये किसके इक्वल है, ab के इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये ab से ये वाला ab कैंसिल होगा, देखो इसको अगर आप करोगे सॉल्व तो इस तरीके से करोगे, ab बाई एफ इंटू में ये d बाई ab ऐसे आ जाएगा। तो ab से ab कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, d बाई एफ बचा, तो d बाई एफ आएगा आंसर, d बाई एफ। और आपको पता है साइन जब हम लगाएंगे इसमें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये d माइनस का, और f भी इस साइड की है, तो ये माइनस का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो जो m आ गया हमारे पास वो कितना आ गया यहाँ पर, d बाई एफ आ गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी पे, तो क्या आ रहा है हमारे पास, d बाई एफ, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और अगर हमारे पास केस है नियर पॉइंट वाला या डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला, तो क्या आ रहा है फॉर्मूला 1 प्लस में d बाई एफ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होगा, तो ये अच्छे से आना चाहिए आपको कि कैसे हमने किया है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही है, तो वो करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझो और डायग्राम जो है ध्यान से बनाना इनको, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।